हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन या फिर इसको बोला जाता है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो ये बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, इसमें हम किस किस का रिलेशन डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम को डिराइव करने के लिए हमें कौन सी चीजें लगेंगी, हम क्या क्या अज्यूम करेंगे वो पहले देख लो। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो फ्लूइड होना चाहिए वो फ्लूइड होना चाहिए आइडियल। अभी आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इसका मीनिंग हमने इसके फर्स्ट वीडियो में देखा था, अभी भी बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी होती है आइडियल फ्लूइड की कि जो फ्लूइड होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल होगा। इनकॉम्प्रेसिबल होगा मतलब कि आप फ्लूइड को दबा नहीं सकते, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, उसका डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते। डेंसिटी क्या रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। ये मीनिंग होता है कि फ्लूइड क्या होगा, इनकॉम्प्रेसिबल होगा, मतलब उसका डेंसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड, नो विस्कोसिटी। जो आइडियल फ्लूइड होता है उसके अंदर का विस्कोसिटी कितना होता है, 0। अभी विस्कोसिटी मतलब क्या, फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन का फोर्स, फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन का फोर्स। विस्कोसिटी का सिंपल मीनिंग है फ्रिक्शन इन लिक्विड, फ्रिक्शन अमंग लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का खुद के अंदर जो लेयर्स होते हैं उन लेयर्स का एक दूसरे के साथ का फ्रिक्शन कितना होगा, 0 होगा। किसके लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। और तीसरा, जो लिक्विड का या फिर जो फ्लूइड है उसका फ्लो कैसे होगा, इरोटेशनल, मतलब लिक्विड ऐसा सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, कभी भी लिक्विड ऐसा टाइड्स जैसा नहीं होगा, साइक्लोन जैसे नहीं बनना चाहिए। लिक्विड यहाँ से फ्लो होगा, उसका आराम से ऐसा जाना चाहिए, ऐसा लिक्विड का फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा किस्सा, फ्लो कैसा होना चाहिए फ्लूइड का, स्ट्रीमलाइन फ्लो। फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है, मान लो ये कोई पाइप है जिसमें से फ्लूइड पास होने वाला है। ठीक है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 है किसी फ्लूइड के पार्टिकल की, यहाँ पे अब वेलोसिटी कम या ज्यादा होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है कि अगर कोई पीछे वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल अगर फ्लो होगा तो आगे चला जाएगा, पीछे वाला पार्टिकल इसकी जगह लेगा, तो पीछे वाला पार्टिकल जब इस जगह पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, v1 होगी। अभी यहाँ का पार्टिकल आगे चला गया, इसके पीछे का पार्टिकल अगर यहाँ पे आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 होगी। मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट गिवन पॉइंट, इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2, और इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1। ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, तो हम जो बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं उसके लिए क्या क्या कंसीडर करना है हमें कि फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड, और उसका फ्लो कैसा है, उसका फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ये है कंसीडर करने वाली चीजें। अभी हमें लगने क्या वाला है, अभी हमें लगेगा क्या इसको प्रूव करने के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए दो चीजें लगेंगी। पहला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पिछले वीडियो में देखा हमने, क्या बोलता है, फिर से वही, अगर ये पाइप है, ठीक है, एक साइड से फ्लूइड का जितना मास अंदर जाएगा, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में फ्लूइड का जितना मास अंदर जाएगा, दूसरे क्रॉस सेक्शन से उतना ही मास क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। मान लो इधर से 1 लीटर फ्लूइड अंदर गया इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो यहाँ से भी बाहर कितना लिक्विड निकल जाना चाहिए, उसी टाइम में 1 लीटर लिक्विड निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और क्या आता है लास्ट में, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2।
इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना वॉल्यूम अंदर या फिर जितना मास अंदर उतना मास बाहर, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वापस कौन सा है, आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड है तो डेंसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे जो रो रहेगा यहाँ पे भी वही डेंसिटी की वैल्यू रो रहेगी, ठीक है। तो मास कांस्टेंट मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ का वॉल्यूम इंटू यहाँ का वॉल्यूम, अभी ये मास हो गया, रो रो कट हो जाएगा, कांस्टेंट है तो मतलब यहाँ से जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम उधर से बाहर आएगा, ठीक है। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ पे पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा है क्लास 11 में। क्या होता है, अगर किसी चीज पे आप कुछ वर्क करते हो, अगर किसी चीज पे आप कुछ वर्क करते हो तो वर्क का हमें कंक्लूजन या फिर एंड में हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर किसी बॉल पे, अगर मान लो इस बॉल पे मैंने वर्क किया तो इस बॉल का कुछ तो चेंज होगा, इस बॉल का कुछ तो चेंज होगा। वो चेंज है चेंज इन, अभी तक काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये वाले दो कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। और हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में ही ज्यादा बोलेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, फ्लूइड पे होने वाला वर्क निकालेंगे, ठीक है। उस वर्क की वजह से और फ्लूइड की कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और फ्लूइड की कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमको बर्नौलीज का इक्वेशन आराम से मिल जाएगा। थोड़ा लंबा होगा लेकिन ठीक से ध्यान दोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हम प्रूव क्या करने वाले हैं, वो इक्वेशन में पहले लिख देता हूं। हमें प्रूव ये करना है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसको ठीक से देखो, यहाँ पे सारी 1 1 1 वाली टर्म्स है, यहाँ पे 2 2 2 वाली टर्म्स है। ये जो है P1 मतलब प्रेशर एट पॉइंट 1 होगा, कुछ तो पॉइंट होगा। P2 मतलब प्रेशर एट अनदर पॉइंट होगा। अभी ये P1 जो है प्रेशर है, ठीक है, इसी को मैं बोलूंगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, ये आगे, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको ठीक से देखो, रो V1 स्क्वायर, इसको रो मतलब क्या, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस रो को मैं लिख सकता हूं रो हाफ, रो है मास अपॉन वॉल्यूम V1 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे देखो हाफ m V1 स्क्वायर, हाफ m V1 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और नीचे क्या है, V मतलब ये वॉल्यूम है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह से इसको देखो, रो मतलब क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम और ये GH, ये ऊपर का mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे वॉल्यूम आ जाने से कारण क्या हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी एक जगह पे, ठीक है, इज इक्वल टू वही P2 मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दूसरी जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, प्रेशर एट अ पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अ पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू गिवन मीडियम या कुछ जो पाइप वगैरह होगा उसमें से, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फ्लूइड कौन सा लगेगा, आइडियल लगेगा। और फ्लो कैसा होना चाहिए उसका, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। चीजें कौन सी लगेगी, तो पहली चीज हमें लगेगी वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरी चीज हमें लगने वाली है, दूसरी चीज क्या लगने वाली है, दूसरी चीज लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। और उसके बाद में हम इसी को प्रूव कर देंगे। यहाँ पे फिर क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हो गया एक तरह से, ठीक है। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, फेनोमेनन क्या है, वो हम पढ़ते हैं।
अभी एक काम है, देखो आपने नदी देखी होगी, नदी जब बहती है, मान लो नदी का क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, करेक्ट है। a1v1 इज इक्वल टू a2v2। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, इतना बड़ा एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगा, यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। हमारा सोचने का तरीका क्या हो जाता है, ये जो नैरो रीजन है, कौन सा रीजन है, नैरो, ये कौन सा है, वाइड रीजन है, वेलोसिटी कम, इधर वेलोसिटी ज्यादा, ये तो सिंपल है। वेलोसिटी ज्यादा हम कर सकते हैं, क्या है, किसी नली में से मानो पानी जा रहा है, पौधों को पानी दे रहे हैं हम नली में से, ठीक है, अगर दूर तक पानी भेजना है हमें तो हम क्या करते हैं, नली को दबा देते हैं, जैसे ही दबा देते हैं तो पानी का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, तो नैरो रीजन में वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, रिलेट कर सकते हैं। प्रेशर के बारे में क्या है, ठीक है, तो हमें लगेगा कि नैरो रीजन में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और वाइड रीजन में प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ पे प्रेशर कम होता है। यही क्या बोलता है हमें, बर्नौलीज इक्वेशन को प्रिंसिपल जो है वो हमें यही बात बोलेगा कि क्या है, कि हमें लगता है कि द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द नैरो रीजन इज इंक्रीजेस। वाइड रीजन में कम था, आगे जाके बढ़ जाएगा। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल या फेनोमेनन क्या बोलता है, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द नैरो रीजन इंक्रीजेस बट द प्रेशर ऑफ दैट फ्लूइड इन द सेम नैरो रीजन डिक्रीजेस। अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फिर से एक बार इसका फेनोमेनन बोलता हूं मैं कि क्या, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द नैरो रीजन इंक्रीजेस बट द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द सेम नैरो रीजन विल क्या होगा, डिक्रीज। दिस इज द फेनोमेनन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब भी बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूव करते हैं, चलो इसके लिए मान लेते हैं। देखो बर्नौलीज इक्वेशन में क्या क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, बाद में काइनेटिक एनर्जी था, बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी था, ठीक है, रो जी एच वन। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट लगता है, तो उसके लिए डायग्राम निकालते हैं पहले। मान लो ये कोई पाइप है, ठीक है, ऐसा होगा, इधर का ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, कुछ फ्लूइड एलिमेंट मान लेते हैं। फ्लूइड एलिमेंट मान लेते हैं मतलब क्या, लिक्विड ऐसा फ्लो होगा, फ्लूइड ऐसा फ्लो होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये फ्लो तो चलता ही रहेगा, फ्लो चलता ही रहेगा। हम इसमें क्या करते हैं, एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, इस साइड पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इस साइड पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ठीक है। इसके अंदर का लिक्विड का फ्लो हम एक मान लेते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है। यहां से मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसके अराउंड क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये हो गया। यहाँ का हाइट है मान लो h1, यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिक्विड का फ्लो तो होने ही वाला है, लेकिन हम मान लेते हैं P से लेके यहाँ तक का R, ये इतना लिक्विड एलिमेंट या फ्लूइड एलिमेंट मान लेते हैं, इतनी जगह का, ठीक है, इतनी जगह का फ्लूइड का एलिमेंट हमने मान लिया, ठीक। अभी क्या होगा, यहाँ का हाइट मान लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, h2 मान लेते हैं, ठीक है, ये है रेफरेंस लेवल या ग्राउंड लेवल बोल दो, करेक्ट है। चलो इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या है, A1, ठीक है, प्रेशर अलग अलग होगा दोनों साइड पे। यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं P1, उसी तरह से इधर का मान लेते हैं एरिया A2, प्रेशर क्या आ जाएगा P2, ठीक है, ओके। अभी क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, तो इधर का वेलोसिटी मान लो V1, इधर का वेलोसिटी मान लो V2, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, और कुछ मानने के लिए है क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंसीडर द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप हैविंग वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और ये लिख देंगे बहुत आराम से, क्या है, A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट या फिर एट द रीजन P एट
बराबर है v1 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन दिस क्रॉस सेक्शन। वैसे ही a2 लिख देंगे, वैसे ही v2 लिख देंगे, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? a1 a2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक यहाँ का एक यहाँ का। v1 v2 क्या है, एक इधर की वेलोसिटी एक यहाँ की वेलोसिटी। p1 p2 क्या है, एक यहाँ का प्रेशर एक यहाँ का प्रेशर। करेक्ट है? इस तरह से। h1 h2 क्या है, एक पहले क्रॉस सेक्शन की हाइट और दूसरी क्या है, दूसरे क्रॉस सेक्शन की हाइट। ठीक है, तो चलिए ये हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बोलता है कि इन टाइम डेल्टा टी, कि डेल्टा टी जितने टाइम में जितना मास फ्लूइड का अंदर जाएगा किसी एक क्रॉस सेक्शन के अंदर, उतना ही मास दूसरे क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, बाहर होगा। तो इसका मैं क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इन वन क्रॉस सेक्शन is equal to mass of fluid leaving other cross section। एक के अंदर जितना फ्लूइड का मास जाएगा दूसरे से उतना फ्लूइड का मास आगे निकल जाएगा। करेक्ट है? यही क्या बोलता है हमको, कंटिन्यूटी का इक्वेशन बोलता है। तो मास मतलब क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी फ्लूइड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी कांस्टेंट। तो इधर का डेंसिटी, इधर का डेंसिटी, इधर का वॉल्यूम, अब इधर का वॉल्यूम। ठीक से सोच के, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ठीक है, इन टाइम डेल्टा टी। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लगता है, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इंटू हाइट लगता है, या फिर एरिया इंटू डिस्टेंस लगता है, एरिया इंटू लेंथ लगता है। मान लो यहाँ की वेलोसिटी है v1, ठीक है, तो यहाँ का फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे जो होगा, p पॉइंट पे जो होगा, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां पे आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा, क्यू तक आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया मान लो। ये डिस्टेंस में मान लेता हूं कितना है, d1। अब यहाँ का फ्लूइड आगे खिसक रहा है तो यहाँ का फ्लूइड भी आगे खिसक के, ये डिस्टेंस d1 जो है वो छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कम है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, टाइम दोनों जगह पे डेल्टा टी है, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी कम है तो ये P से लेके Q तक का डिस्टेंस कम होगा, तो एक कम डिस्टेंस दिखाया है हमने। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा, टाइम उतना ही है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ से फ्लूइड का डिस्टेंस यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, R तक, मान लो R पॉइंट है, R है ऑलरेडी, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं S पॉइंट। ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा V1 इंटू डेल्टा टी। करेक्ट है, D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा V2 इंटू डेल्टा टी। करेक्ट है, और हमें मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये होता है एरिया, कितना हो गया A1, और डिस्टेंस मतलब लेंथ मतलब हाइट कितना हो गया, V1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बाद में, एरिया इंटू D1। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। यहाँ पे A2 इंटू D2, यहाँ का एरिया A2 है और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये सिलेंडर बन जाएगा ना। फिर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो ये हो गया एरिया, और हाइट कितना है या लेंथ कितना है, D2। दोनों साइड का रो रो कैंसिल हो जाएगा, A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। ठीक है, अभी ठीक से जैसे ही यहाँ का रो रो कट हो गया, जैसे ही यहाँ का रो रो कट हो गया, हमने मास के लिए लिखा था, मास मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दोनों साइड का डेंसिटी 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 कट हो गया, मतलब क्या, ये क्या बच गया, सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम बच गया। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एकत्रित डीवी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितना मास अंदर जाएगा उतना मास बाहर जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा मतलब क्या होता है कि जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। वो हमें कौन बोलता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल देता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम लिविंग, छोटा सा है इसलिए क्या करते हैं हम, डीवी बोल देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ये 2-3 पार्ट है, ठीक है, ये उसमें से हो गया पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट मैंने क्या बोला था, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करना है। तो दूसरा पार्ट है वर्क डन ऑन फ्लूइड एलिमेंट, वर्क डन ऑन फ्लूइड एलिमेंट। अभी फ्लूइड एलिमेंट हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा फ्लूइड एलिमेंट जो कहा था P से लेके R तक, ठीक है, यहाँ तक का। ठीक है, अभी ये फ्लूइड एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, ये वाला P से लेके R तक का, ठीक है, वो बाद में Q से लेके S तक हो जाएगा। कब, जब वर्क होगा तभी होगा, बराबर है। चलिए, वर्क डन ऑन फ्लूइड एलिमेंट, कौन सा फ्लूइड एलिमेंट, PR में कितना काम हो रहा है। चलिए, अभी इस फ्लूइड एलिमेंट पे P से लेके R तक का जितना भी ये फ्लूइड है, उस पे कौन से फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, पहली चीज हमने फ्लूइड कौन सा मान लिया है, आइडियल मान लिया है। उसमें दो चीजें हैं, विस्कोसिटी 0 है और दूसरा इरोटेशनल फ्लो है। अभी विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, विस्कोसिटी फ्लूइड में नहीं है। ठीक है, विस्कोसिटी 0 है, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी 0 मतलब फ्रिक्शन फोर्स 0, फ्रिक्शन फोर्स 0। तो फ्रिक्शन फोर्स 0 है तो उस फ्रिक्शन फोर्स का कुछ काम नहीं होगा। दूसरा, फ्लो कैसा है, इरोटेशनल, तो रोटेशन की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे, टॉर्क जिसको बोलते हैं, तो टॉर्क का भी कुछ काम होगा नहीं। टॉर्क का काम क्यों नहीं होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन नहीं है। टॉर्क कब लगता है, जब रोटेशनल मोशन होगा। तो रोटेशन का वर्क भी हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो कौन सा वर्क बचता है, कौन सा फोर्स बचता है, तो ठीक से देखो, पीछे से आने वाला जो फ्लूइड है, इसके पीछे से आने वाला जो अभी पाइप के अंदर जाएगा, वो फ्लूइड क्या करेगा, इस फ्लूइड एलिमेंट पे प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो एक फोर्स हो जाएगा। और यहां से जो आगे ऑलरेडी कुछ फ्लूइड गया है, वो उसका आगे जाएगा क्या, नहीं, उसको हम क्या करेंगे, ढकेलेंगे। ठीक है, देखो मान लो ये मेरे हाथ में कुछ बुक है, ऐसी है। ठीक है, अभी ये बुक क्या कर रहा है, मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ऐसा। लेकिन मुझे अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। वैसा ही है, ये जो आगे गया हुआ फ्लूइड है, कहां से कहां तक, R से लेके S तक, ये आगे जाना नहीं चाहता, ये आगे जाना नहीं चाहता, ये उसी पे रुका होना चाहता है। इनर्शिया जिसको बोलते हैं, अपने आप आगे नहीं जा सकता। लेकिन ये जो आगे गया हुआ फ्लूइड है, यहां से यहां तक, R से लेके S तक, ये रहा, ये फ्लूइड के पास कुछ ना कुछ मास होगा। अभी इसके पास कुछ ना कुछ मास है जो मेरे हाथ पे है। ठीक है, तो इस मास की वजह से मेरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगता होगा और ये फोर्स कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। तो वही है, देखो दो फोर्सेस है इस फ्लूइड एलिमेंट पे काम करने वाले। आई एम सॉरी, देखो एक है इधर का फ्लूइड का फोर्स, ठीक है, जो उसको आगे ढकेलेगा, और ये जो आगे चला गया फ्लूइड है, वो जो अपने आप नहीं जाता है और रेस्ट में रहना चाहता है, उसके मास की वजह से इधर भी कुछ प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो दो प्रेशर है इसके लगने वाले, एक इधर का प्रेशर और एक है इधर का प्रेशर, इस पूरे एलिमेंट पे लगने वाले। तो वो दोनों क्या करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट PR, यहां से यहां तक जितना भी फ्लूइड है उसको बोलेंगे फ्लूइड एलिमेंट PR। ठीक है, आर द फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर, आर द फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर सराउंडिंग द फ्लूइड एलिमेंट। ये फ्लूइड एलिमेंट इतना है, इस फ्लूइड एलिमेंट के सराउंडिंग में फ्लूइड कितना है, एक पीछे से आने वाला फ्लूइड और एक इधर का फ्लूइड, करेक्ट है। तो ये दोनों फ्लूइड के प्रेशर की वजह से जो फोर्सेस बनेंगे, उनका वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। तो पहले इधर का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इधर का वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ का वर्क डन क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू D1। कैसे, फिर से देखो, वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये P1 D1 क्या हो गया, सॉरी P1 A1, प्रेशर इंटू एरिया क्या हो गया, इधर का फोर्स। ठीक है, और D1 मतलब उतने फोर्स लगने के कारण यहाँ का जो P पे जो था पार्टिकल, वो कहाँ तक चला गया, Q तक चला गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, D1 जितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हो गया वर्क डन इधर का। अब इधर का वर्क डन कैसे निकालोगे, इधर का वर्क डन सिमिलर तरीके से निकालोगे, P2A2 D2। ठीक है,
अभी इन दोनों की बीच की साइन कौन से आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो फ्लूइड यहाँ से अंदर जा रहा है, फ्लूइड आगे ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो वर्क डन है, यहाँ का वर्क डन क्या कर रहा है, फ्लूइड को आगे भेज रहा है। ठीक है, लेकिन इधर का जो वर्क डन होगा, इधर का जो फ्लूइड है वो स्टेशनरी रहना चाहता है, वो आगे नहीं जाना चाहता है। इसको धकेलता कौन है, पीछे से आने वाला फ्लूइड धकेलता है, बराबर है। तो इसका वर्क डन के कारण ये वाला फ्लूइड आगे ढकल ले जाएगा, लेकिन यहाँ का जो वर्क डन है, ये फ्लूइड स्टेशनरी होना चाहता है, तो ये उल्टा काम करता है, ये इधर इधर प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो इधर प्रेशर लगेगा तो इधर फोर्स लगेगा, तो इधर के साइड वर्क डन होगा। ये इधर का वर्क डन है आगे ढकलने वाला, और ये इधर का काम क्या कर रहा है, नहीं मेरे को आगे नहीं जाना है, तो इधर का जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि द फ्लूइड एट दिस रीजन अपोजेस द मोशन ऑफ द फ्लूइड। पीछे से आने वाले फ्लूइड का मोशन को इधर जो ऑलरेडी एक फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज की वजह से यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन इज इक्वल। ठीक है, अभी वर्क डन को ये पीछे जाओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। A1D1 और A2D2 दोनों सेम है, कितने के बराबर है, dV के बराबर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1dV माइनस P2dV। वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2dV। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया वर्क डन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 पार्ट तो हमने खत्म कर दिए, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा है वर्क एनर्जी कंसेप्ट का आधा पार्ट। ये क्या हो गया, वर्क एनर्जी कंसेप्ट क्या बोलता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। हमने LHS निकाल लिए है, LHS क्या है, वर्क डन, ये यहाँ का वर्क डन। ठीक है, किस पे लगने वाला, P से लेके R तक लगने वाला। ठीक है, ओके, ये वर्क डन हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अभी मैकेनिकल 2 तरह की होती है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, टोटल चेंज हमें मिल जाएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम उन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक का क्या मिला हमें, यहाँ तक सिर्फ इतना मिला है कि वर्क डन इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू dV। इसको बोल चुके हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो वर्क डन की वजह से कितना फ्लूइड आगे ढकला गया है, यहाँ का फ्लूइड यहाँ तक चला गया है और यहाँ का फ्लूइड यहाँ तक चला गया है। तो ये जो रीजन है ना, Q से लेके R तक, Q से लेके R तक का जो फ्लूइड है उस पे जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्योंकि क्या हो रहा है, कितने फ्लूइड पे सिर्फ काम हो रहा है, यहां से इतना फ्लूइड आगे गया ये रीजन। ठीक है, और उसी वजह से क्या हुआ, यहां से इतना फ्लूइड आगे गया, बीच वाला जो पार्ट है उसका क्वांटिटी वगैरह सब सेम है। तो इन दोनों की जो Q और R के बीच का जो रीजन है वहां की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ इतने पार्ट की एनर्जी चेंज होगी और इतने पार्ट की एनर्जी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ऐड कौन सा, P निकालते हैं। ठीक है, चलो मास देखो क्या हो जाएगा, हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालो, चेंज तो बाद में निकलेगा, 2 काइनेटिक एनर्जी निकलेंगे उसके बाद में चेंज निकालते हैं। चलो P पे काइनेटिक एनर्जी निकालो, मास देखो जितना मास अंदर जा रहा है उतना मास बाहर आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं M1 वगैरह नहीं निकालूंगा, यहाँ पे जितना मास आगे जा रहा है यहाँ पे भी उतना ही मास आगे जाएगा। तो मास जो आगे जाने वाला है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी क्या है इधर की, v1²। ठीक है, चलिए ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी एट P का। चलो हाफ मास को कैसे लिख सकता हूं मैं, मास को लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितना है रो और वॉल्यूम कितना है, ये इतना जो है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब A1 इंटू D1, A1 एरिया A1 डिस्टेंस D1। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब मास हो गया v1², करेक्ट है। चलो काइनेटिक एनर्जी
एट आर कैसे निकालोगे? सेम तरीके से, मास कांस्टेंट सब कांस्टेंट, खाली वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा हाफ रो A2 D2 और V2 स्क्वायर, करेक्ट है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट R माइनस काइनेटिक एनर्जी एट P फाइनल माइनस इनिशियल, आगे की माइनस पीछे की, क्या आ जाएगा देखो, हाफ रो A2 D2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 D1 V1 स्क्वायर। अभी वापस एक बात है, A2 D2 और A1 D1 दोनों इक्वल है, ठीक है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू हाफ रो dV और V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो, इसको भी बोलूंगा dV V1 स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकाल लो, हाफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या निकालेंगे? मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है। अभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, हमें दिख रहा है, यहाँ पे हाइट कुछ है, यहाँ पे हाइट कुछ है, आराम से दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। जितना मास है, इतना ये पोर्शन का जितना मास है उतना ही मास इसका है, दोनों का मास कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन हाइट अलग अलग होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो क्या हो जाएगा, mgh2 माइनस mgh1, ये तो मालूम है। अभी यहाँ का अलग से पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यहाँ से अलग से निकालो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें मालूम है इधर का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh2 माइनस, ठीक है, इधर का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh2, ठीक है। चलो m कैसे निकालेंगे, वही इधर के साइड का क्या है, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या वापस यहाँ का A2 D2 GH2 माइनस यहाँ पे इधर का भी रो डेंसिटी हो गया, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर के साइड का क्या होगा A1 D1, ठीक है, इंटू GH1, वापस A2 D2 A1 D1, दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, dV लिख सकते हैं। तो रो dV GH2 माइनस रो dV GH1, ठीक है। dV मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम या फिर छोटा सा वॉल्यूम। तो देखो यहाँ से रो dV कॉमन, GV कॉमन, ब्रैकेट में बचा H2 माइनस H1, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 4। देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या मिला हमें, वर्क एनर्जी थ्योरम का LHS मिला, वर्क डन इज इक्वल टू निकाल लिया। ये 3rd और 4th में हमें क्या मिल रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम का RHS, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। RHS क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी मतलब पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसके बाद में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या करो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर दो। चलो अभी मैं करता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू, देखो फिर अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो वर्क डन लिखता हूं मैं, dV P1 माइनस P2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, प्लस रो dV इंटू G H2 माइनस H1, ये हो गया। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर इसी को सॉल्व करते करते जाएंगे आगे। देखो dV से डिवाइड कर दो, सब साइड पे dV से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से dV से डिवाइड करेंगे तो बचेगा P1 माइनस P2, यहाँ पे बचेगा हाफ रो, dV कट हो जाएगा, dV से डिवाइड करेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा, प्लस रो G H2 माइनस H1, ठीक है। ये जो है इसी को बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जो 1 1 1 वाली टर्म है उनको एक साइड पे लेके आते हैं, और जो 2 2 2 वाली टर्म है उनको अदर साइड लेके जाते हैं। तो देखो P1 यहाँ पे रहेगा, प्लस
इसको सॉल्व करते हैं। चलो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, ब्रैकेट को एक्सपांड कर दो, V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर भी ब्रैकेट को एक्सपांड कर दो, रो जी H2 माइनस रो जी H1, 1 1 वाला इधर लेके आओ, ठीक है। P1 एज इट इज, ये हाफ रो V1 स्क्वायर, उधर निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये रो जी H1 भी उधर निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, रो जी H1 इज इक्वल, P2 को उधर लेके जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, बाद में इधर तो सब पॉजिटिव ही है, प्लस रो जी H2, ठीक है। देखो यही हमें प्रूव करना था, वीडियो का पहले बताया था मैंने, 1 1 1 2 2, इसका मतलब क्या है, प्रेशर प्लस का, इसको प्रेशर को दूसरी चीज क्या बोलेंगे हम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर या फिर V बोलो, प्लस रो जी H बोलो, इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे और टोटल एनर्जी इधर के पॉइंट पे कांस्टेंट हो गई। कैसे, देखो ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट है। इसको कैसे करते ये बताना बाकी था। मान लो ये कोई पाइप है, ठीक है, इधर के साइड लग रहा है प्रेशर P, ठीक है, उसकी वजह से ये जो लिक्विड है इधर का ये आगे चला गया इतना, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना दूर चला गया, मान लो D इतना डिस्टेंस दूर चला गया, तो वर्क प्रेशर एनर्जी मतलब वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रेशर की वजह से कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करो, प्रेशर P है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर P है इनटू एरिया मतलब फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, D है, ये हो गया प्रेशर एनर्जी। अभी मैंने बोला प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो प्रेशर एनर्जी ये रहा P A इंटू टी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम निकालो, कितना है, एरिया इंटू हाइट, एरिया A, हाइट कितना D या लेंथ कितना D, तो AD कट हो गया। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, प्रेशर ही, प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका तो मैंने बता दिया है, इसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और इसको बोलेंगे पोटेंशियल हेड, ठीक है। आगे का है वो, लेकिन इतना समझ में आ गया होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, प्रेशर, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इनटू एरिया हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट मतलब D, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना पोर्शन क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, मतलब प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी एक पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट थ्रू आउट, इधर की जो है वही ये दूसरे पॉइंट की है, पहले पॉइंट की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरे पॉइंट की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, ये दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। मतलब बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या बोल देता है, बर्नौलीज इक्वेशन हमें ये भी प्रूव कर देता है कि ये इक्वेशन खुद ही में क्या है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड per unit volume at any point throughout the flow is always constant। कौन बोलता है, बर्नौलीज का इक्वेशन बोलता है या फिर बर्नौलीज का थ्योरम बोलता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।